एक्सेस नहीं है क्या अभी? ठीक है, जैसे ही आ जाए सर आप आके लगा देना, है ना? डन, ऑलराइट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। सो बहुत बहुत गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं बैच चलते हुए, एक बार एक लाइव क्लास लेके बच्चों के हालचाल देखते हैं, चेक करते हैं भाई कि क्या सीन है बच्चों का, कैसी चल रही है क्लासेस, कैसी चल रही है पढ़ाई, समझ सब कुछ आ रहा है अच्छे से कि नहीं आ रहा है। यस, तो एक बार प्लीज मुझे जल्दी से बताइए, क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? क्या मैं सबको सुनाई दे रहा हूं, बिल्कुल दिखाई दे रहा हूं? यस, दिखाइएगा एक बार, जल्दी से बताइए। सर चैट चलाना। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हेलो हेलो हेलो। यस, तो भैया हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोगों ने 4 क्लासेस कवर कर लिए। हाँ जी बेटा, बिल्कुल ये लाइव क्लास है। हमने 4 क्लासेस अभी तक कवर कर ली हैं, जिसमें हमने अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट सीखे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। आज की क्लास के अंदर हम जो भी पढ़ेंगे वो लाइव पढ़ेंगे यहां पे रह के, सो दैट जो भी आप लोगों के डाउट्स रह जाते हैं, कुछ चीजें जो आप लोगों को नहीं समझ आ पाती, हम हैंड टू हैंड उसको यहीं पे एड्रेस कर लें। हमेशा तो लाइव नहीं ले सकते, बट बीच में कुछ कुछ क्लासेस लाइव लेके एक बार जोश चेक कर सकते हैं क्लास का, राइट? चलिए, तो सबसे पहले आई होप सब बच्चे यहां पे आ गए हैं, तो पहले क्लास शुरू करने के हम चेक कर लेते हैं जनता, हाउस द जोश। जल्दी से मुझे बताना पोल के अंदर। यस, सो ऑल ऑफ यू आर एक्साइटेड, सब लोग रेडी हैं, अच्छे से रिवाइज करके आए हैं पिछली क्लास के नोट्स, क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर अभी तक जो भी पढ़ा है ना, एसी चला देना सर, जो भी अभी तक पढ़ा है ना वो सारा काम आएगा एक साथ, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्टोइकियोमेट्री। ऑलराइट, जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस के ऊपर मोल कॉन्सेप्ट लगा के देखेंगे। बहुत सही, कोमल भारती वो कह रही हैं कि सर आप हमें मोटिवेशन दिया करो। बेटा मोटिवेशन जरूर दिया करेंगे, मोटिवेशन देते ही रहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस पर्पस से आपने ये बैच ज्वाइन किया है, जो सपना आप सबने देखा है डॉक्टर बनने का, आई गेस वो आपको रोज खुद ही मोटिवेट करता होगा कि भाई कुछ करना है लाइफ में। और अगर वो भी आपको मोटिवेट नहीं करता है तो फिर तो भाई कोई मोटिवेटिंग कितने भी डायलॉग सुन लो, कोई खास फर्क उससे पड़ेगा नहीं, राइट? बट ये स्टिल हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं हम उसको पूरा बखूबी तरीके से पूरा करेंगे। यस, ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो जल्दी से मुझे बताइए पोल पे, हाउस द जोश, ऑल सेट? यस, जल्दी 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 बताए, सबके पास पोल आ रहा होगा ना? बहुत अच्छी बात है। देखिए जरा जनता के क्या हाल है। सो 95.45% बच्चे कह रहे हैं कि हम बहुत एक्साइटेड है, ऑल सेट। ये कौन है भाई 4.55%? क्या हो गया भैया, अभी तक तो कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ाया। हाँ जी, और अभी नए नए चौथी पांचवी हमारी क्लास हो रही है जिसमें हम मिले हैं, और उसमें भी जनता अगर रिटेलिएट नहीं कर रही है तो फिर तो मजा ही नहीं आएगा भाई। यस, तो ऐसे मत करो भाई। हाँ जी, यस, हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन आपको जितने कराए जाते हैं अगर आप उन्हें अच्छे से करें, साथ में अगर डीबीपी के सवाल करें, तो आपको टेस्ट में कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होगी, है ना? हम लोग मैक्सिमम समय एनीवे सवाल में ही लगा रहे हैं, है ना जी? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें, तो एक बच्ची का डाउट है कि क्वेश्चन कहां से करें। देखो बेटा, क्लास के नोट्स, क्लास में जो डीपीपी मिलती है वो, और जो मॉड्यूल आपको मिलता है वो, है ना? मॉड्यूल जो है आपके पास में, बस इतना कर लो, सब कुछ डन हो जाएगा। अगर इतना पार्ट तुमने हर चैप्टर का सीरियसली ले लिया, तो यानी कि ढंग से कर लिया, तो फिर कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, ये गारंटी है। ठीक है? हाँ जी, तो भाई आप लोग का बैच एकदम बढ़िया चल रहा है, मजे से चल रहा है? हाँ जी, सब चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, जो भी आपको करवाया जा रहा है अच्छे से आप लोग हर सब्जेक्ट के अंदर आई एम श्योर बढ़िया तरीके से चीजें हैंडल कर रहे होंगे, है ना? डीपीपी के जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे हैं उनमें बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप ध्यान से चीजों को समझा करिए। ठीक है, क्लास के नोट्स को ध्यान से देखो, सवालों को ट्राई करो, कुछ क्वेश्चन नहीं भी होंगे उसके लिए सॉल्यूशन देखो और फिर समझ के करो। भाई सारे सवाल होने के लिए तो नहीं होते हैं, कुछ अच्छे सवाल होते हैं जो हमसे नहीं भी बनते, तो आप सॉल्यूशन देखिए, पहचानिए कहां पे आप गलती कर रहे थे और फिर उसको वापस से ट्राई करके देखिए, है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आइए भाई हम शुरू करते हैं हमारी आज की जर्नी। और आज हमें डिस्कस करना है, पहला कॉन्सेप्ट है वाष्प घनत्व का, वेपर डेंसिटी, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो मुझे आज डिस्कस करना है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टोइकियोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्री।
बेटा मॉड्यूल आपको पीडब्ल्यू स्टोर से मिल जाएगा। आपका जब बैच लॉन्च हुआ था तब हमने बताया भी था कि अगर आप बैच खरीदते हुए साथ में मॉड्यूल लेते हैं तो फिर तो आपका काम बन ही जाता है। अगर आप अलग से भी लेना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू स्टोर से आप मॉड्यूल परचेज कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, चलो ओके ठीक है। चलिए जी आगे बात करें, चलिए आगे बात करते हैं। देखो डीबीपी सॉल्यूशन आपको मिलते तो हैं बेटा, डीबीपी सॉल्यूशन आपको दिए तो जाते हैं, डीबीपी सॉल्यूशन आपको हर चीज में मिलते हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं मिलते। चलिए आइए आज का पहला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट का नाम है वेपर डेंसिटी वीडी। पहले कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? वेपर डेंसिटी वीडी। वेपर डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं दोस्त वाष्प घनत्व, है ना। वेपर डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं वाष्प घनत्व। तो आपको ये नाम पढ़ के ये बात तो समझ आ गई होगी कि ये जो फंडा है ये ठोस पदार्थों के लिए और द्रव पदार्थों के लिए नहीं लगता। ये बात समझ आ गई होगी कि ये जो फंडा है ये ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थों के लिए नहीं लगता। ये लगता किसके लिए है? वाष्प के लिए, गैसों के लिए। ठीक है, क्या होता है ये फंडा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। हम बोलते हैं कि वेपर डेंसिटी एक तरीके का रेशो है। क्या है? एक तरीके का रेशो है कि किसी भी गैस की डेंसिटी अगर हाइड्रोजन की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में ली जाए, अगर आपका दाब और ताप बिल्कुल सेम है, अगर आपका दाब और ताप बिल्कुल सेम है, तो ये जो रेशो होता है ये क्या कहलाता है? वेपर डेंसिटी। ये क्या कहलाता है भाई? वेपर डेंसिटी। किसी भी गैस की डेंसिटी अगर हाइड्रोजन की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में देखी जाए, प्रोवाइडेड गैस का जो दाब और ताप है वही हाइड्रोजन का भी दाब और ताप है, तो हम बोलेंगे इस रेशो को क्या कहते हैं? वेपर डेंसिटी या फिर वाष्प घनत्व। ठीक है, यानी कि बेसिकली वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी घनत्व का अनुपात होता है ना। वेपर डेंसिटी क्या होता है? घनत्व का अनुपात होता है। पर हां, दाब और ताप बिल्कुल सेम रहता है। मतलब जिस दाब और ताप पे वो गैस है उसी दाब और ताप पे हाइड्रोजन गैस का डेटा आपको उठाना है। अब मेरी एक बात सुनिएगा बेटा, मॉड्यूल लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि मॉड्यूल होगा तो आपके पास सवालों की वैरायटी ज्यादा होगी प्रैक्टिस करने के लिए। और हम पीडब्ल्यू वाले सब टीचर्स ने मिलकर मॉड्यूल डिजाइन करे हैं, तो हम लोगों ने बिल्कुल वैसा कंटेंट डाला है जो आपके लिए बहुत काम का रहेगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपके पास मॉड्यूल है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे आप सवाल ज्यादा लगा पाते हो, सही से लगा पाते हो, आपकी तैयारी एक स्ट्रक्चर्ड वे में जाती है ना। अदरवाइज क्या होता है, क्लास अटेंड करने से और 10 डीपीपी के सवाल करने से काम नहीं बनेगा। आपको हर चैप्टर के कम से कम 100 सवाल लगाने पड़ेंगे टोटल, और 100 सवाल लगाने के लिए क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी और क्वेश्चन मॉड्यूल से मिलेंगे, है ना जी। बढ़िया, ठीक है। तो मैंने बोला वाष्प घनत्व क्या होता है? किसी भी गैस का घनत्व हाइड्रोजन गैस के घनत्व के सापेक्ष में, किसी भी गैस का घनत्व हाइड्रोजन गैस के घनत्व के सापेक्ष में, प्रोवाइडेड दाब और ताप बिल्कुल क्या है? सेम। अब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमने एक रिलेशन देखा, प्लीज ध्यान से देखें, अभी बातें बहुत हो रही है तो एक बार के लिए हम चैट ऑफ करते हैं। एक बार हम चैट ऑफ करते हैं, जब कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जब मैं चैट ऑन करके आपसे पूछ लूंगा क्या हाल है। तो भाई देखना ध्यान से, अगर वेपर डेंसिटी ये रेशो है तो हम ये कह सकते हैं क्या कि डेंसिटी क्या होती है? घनत्व का मतलब क्या होता है? भार अपॉन आयतन होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है घनत्व का मतलब। ठीक है, अगर घनत्व का मतलब ये होता है तो एक बात सोचिएगा, हमें ये पता है ना कि हमने गैसों के लिए पिछली क्लास में एक इक्वेशन पढ़ी थी। हमने गैसों के लिए पिछली क्लास में एक इक्वेशन पढ़ी थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ी थी तो ध्यान से देखना, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, मोल क्या हो जाएगा? दिया गया भार अपॉन मोलर भार इंटू आर इंटू टी। ये कर दिया मैंने। बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं V को इधर ले जाऊं और M को इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा PM इज इक्वल टू W बाय V इंटू आर इंटू टी। PM इज इक्वल टू W बाय V इंटू आर इंटू टी। अगर ये बनता है तो प्लीज ध्यान से देखिए, प्लीज ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला? PM इज इक्वल टू W बाय V इंटू आर इंटू टी। W बाय V का मतलब क्या होता है? घनत्व। W बाई वी का मतलब क्या होता है? घनत्व होता है। तो हमने बोला ये रिलेशन क्या बन जाएगा, देखना ध्यान से, ये रिलेशन बन जाएगा PM इज इक्वल टू डी आर टी। PM इज इक्वल टू डी आर टी, जहां D होता है घनत्व, W बाई वी का मतलब, R होता है गैस नियतांक, T होता है ताप।
तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, जो आपने पहला रिलेशन पढ़ा था पिछली क्लास में, इसी को लिखने का एक और तरीका है ये, जो हम घनत्व के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। वो हम आयतन के रिस्पेक्ट में लिखते थे, ये हम घनत्व के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। अच्छी बात है। अगर ये घनत्व के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगर मैं किसी गैस का घनत्व लिखता हूं यहां पे, किसी प्रेशर P और टेम्परेचर T पे, तो घनत्व क्या हो जाएगा, P इंटू उस गैस का मोलर भार अपॉन R इंटू टी। P इंटू गैस का मोलर भार अपॉन R इंटू टी। इसी तरह यदि मैंने हाइड्रोजन गैस के बारे में बात करी, क्योंकि हम ये सारी कैलकुलेशन हाइड्रोजन के सापेक्ष में करते हैं, ये स्टैंडर्ड है, तो अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करी हमने, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन गैस के लिए घनत्व का मान हो जाएगा गैस का दाब इंटू हाइड्रोजन गैस का मोलर भार अपॉन R इंटू टी। प्लीज ध्यान से देखिए, ठीक है। ये मैंने क्यों करा, क्योंकि हमने कंडीशन बोली थी कि दाब और ताप गैस और हाइड्रोजन का बिल्कुल क्या रहेगा, सेम, है ना। दाब और ताप जो है वो क्या रहेगा, बिल्कुल ही सेम। अगर दाब और ताप सेम रहेगा तो हमने बोला दाब और ताप सेम है और आर भी आपका फिक्स ही होता है। अगर मैंने इन दोनों का रेशो ले लिया, अगर मैंने दोनों साइड रेशो ले लिया, तो आप प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी ये P इंटू गैस का मोलर भार अपॉन R इंटू टी इंटू P इंटू हाइड्रोजन का मोलर भार अपॉन R इंटू टी। देखना ध्यान से, ये चीज समझ में आई क्या? अगर ये चीज समझ में आती है तो प्लीज इस चीज को ध्यान से समझें। हम बोलेंगे दाब कांस्टेंट है, ताप कांस्टेंट है, आर गैस नियतांक होता है जो फिक्स है। अगर ये सारी चीजें ठीक है तो हमने बोला कि गैस का घनत्व अपॉन हाइड्रोजन गैस का घनत्व, इस रेशियो को कहते हैं वेपर डेंसिटी, और इस चीज की वैल्यू हो जाती है गैस का मोलर भार अपॉन हाइड्रोजन का मोलर भार। और हाइड्रोजन का मोलर भार क्या होता है, 2। हाइड्रोजन का मोलर भार क्या होता है, 2। तो अगर मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला बता देता ना, तो लोगों को लगता कि वाष्प घनत्व एक्चुअली क्या होता है, गैस का मोलर भार अपॉन 2। बट आपको ये समझ आए कि ये गैस का मोलर भार अपॉन 2 नहीं है, ये गैस का मोलर भार अपॉन हाइड्रोजन का मोलर भार है। इस तरीके से डिराइव होके आता है, तो ये वैल्यू है। अब क्योंकि ऊपर भी मोलर भार और नीचे भी मोलर भार है, या ऊपर भी घनत्व और नीचे भी घनत्व है, तो यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। अगर यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देगी तो हम बोलेंगे वेपर डेंसिटी जो है ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। वेपर डेंसिटी जो है वो क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब आपके पास सिंपल सी बात है, किसी भी गैस का वाष्प घनत्व पूछ ले तो कुछ मत करो, मोलर भार का आधा कर दो, काम बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये, यदि मेरे को बात करनी है ऑक्सीजन गैस का वाष्प घनत्व, तो O2 का मोलर भार होता है 32 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 16। ठीक है। अगर मैंने बोला नाइट्रोजन के वाष्प घनत्व की बात करो, तो वाष्प घनत्व के लिए नाइट्रोजन का मोलर भार है 28 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 14। अगर आपसे किसी ने कहा CO2 के वाष्प घनत्व की बात करो, तो हम बोल देंगे CO2 का मोलर भार है 44 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 22। राइट। अगर आपसे किसी ने बोला कि CH4 का वाष्प घनत्व बता दो, तो अब वाष्प घनत्व हम किसी का भी बता सकते हैं, इसका मोलर भार डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 8। तो इस तरीके से हम किसी भी गैस का वाष्प घनत्व जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। प्लीज ध्यान से देखिए, प्लीज ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हाँ भाई, सब सही है यहां तक, पक्का जी, बढ़िया। तो इस तरीके से हमने वाष्प घनत्व निकाल लिया। प्लीज ध्यान से देखें, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? हाइड्रोजन ही इसलिए लिया बेटा क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। जब साइंटिस्ट लोग ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्हें दिखाई दिया कि वाष्प घनत्व हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही बताया जाता है, इस वजह से उन्होंने हाइड्रोजन को ही लिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। वाष्प घनत्व का फंडा क्या होता है पता रखना है। क्वेश्चन इस पर डायरेक्ट नहीं आएगा, बट जब भी आएगा तो हमें यूज करना आना चाहिए फंडा। ठीक है। एक डेटा और ध्यान रखना, जब डेंसिटी की बात चली रही है तो हम बोलेंगे जल की डेंसिटी। अगर हम जल की डेंसिटी की बात करें तो जल की डेंसिटी हो जाती है 1 ग्राम प्रति ml। अगर हम जल के घनत्व की बात करते हैं तो वैल्यू आती है 1 ग्राम प्रति ml। ठीक है, पक्का?
ठीक है साहब, यहां तक सब ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। प्लीज ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। वाष्प घनत्व से रिलेटेड तो नहीं है, बट हाँ एक डेटा से रिलेटेड है। क्या है सवाल, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। प्लीज, हमने बोला यदि जल की एक बूंद का आयतन यदि जल की एक बूंद का आयतन 0.018 ml हो, तो उस बूंद में जल के कितने अणु होंगे? उस बूंद में जल के कितने अणु होंगे, हमें यह बताना है। ट्राई करना भाई, ये सवाल कैसे करोगे? उस बूंद में जल के कितने अणु होंगे? प्लीज चीज को ध्यान से देखिए। यस, प्लीज इस चीज को ध्यान से देखिए। हाँ भाई, कैसे करेंगे? यदि जल की एक बूंद का आयतन 0.018 ml हो, तो उस बूंद में जल के कितने अणु होंगे, कैसे बताओगे? ट्राई करके देखिए भाई। देखो मैं बताता हूं, मैं समझाता हूं कैसे सोचेंगे इस सवाल को। हमें ना जल का आयतन दिया है, हमें जल का क्या दिया है? आयतन दिया है। तो प्लीज बात को दिमाग से समझे। जल है, जल लिक्विड होता है, हमें इसके लिए आयतन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0.018 ml। हमें आयतन कितना दिया हुआ है? 0.018 ml। बढ़िया बात है। आपके पास एक चीज है कि भाई जल का जो घनत्व होता है, जल का जो घनत्व होता है वो कितना होता है? हमें पता है 1 ग्राम पर ml होता है। अगर जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml होता है, तो इस चीज की वैल्यू क्या हो जाती है? जल का भार अपॉन जल का आयतन, है ना? जल का भार अपॉन जल का आयतन, वो भी ml में। जल का भार है ग्राम में, जल का आयतन है ml में। ये रेशो जो है वो घनत्व के बराबर है, जिसे हम 1 कह रहे हैं। अगर ये रेशो 1 के बराबर है, जिसे हम घनत्व कह रहे हैं, अगर ये डेटा आपको याद है, तो आप जल्दी से क्या कह सकते हो? इस डेटा से आपको ये समझ में आ सकता है क्या कि जल का जितना ग्राम में भार होता है वो किसके बराबर हो जाता है? जल का जितना ml में आयतन होता है, जल का जितना ml में आयतन होता है उतना ही ग्राम में भार होता है। प्लीज बात को ध्यान से समझें, कोई दिक्कत है तो बताएं। ये हम कह सकते हैं क्या? जल का ग्राम में जितना भार आया उतना ही ml में आयतन आया। ये एक यूनिवर्सल बात है, इस रिजल्ट को ध्यान रखिएगा। बेटा प्लीज सब लोग क्लास में ध्यान देंगे अभी। यस, अभी प्लीज क्लास में ध्यान देंगे। ये मॉड्यूल और बुक वाला जो भी डिस्कशन है ये अपन लास्ट में जाते हुए करेंगे। अभी प्लीज सब लोग क्लास में ध्यान दें अच्छे बच्चों की तरह। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जल का जितना ग्राम में भार है उतना ही ml में आयतन है। बात समझ आती है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? अगर ये चीज आपको अच्छे से समझ में आती है कि जितना ग्राम में भार है उतना ही ml में आयतन है, तो मेरा काम तो आसान हो गया ना। यानी कि मुझे जितना ml जल का दिया हुआ है, यहां से मुझे ये समझ में आ गया कि अगर कोई मुझसे जल का भार पूछे तो वो भी कितना है? 0.018 ग्राम। अगर कोई मुझसे जल का भार पूछेगा तो वो कितना आ जाएगा? 0.018 ग्राम। ध्यान से देख सकते हैं क्या ये चीज? जल का भार कितना हो जाएगा? 0.018 ग्राम। अगर जल का भार आ चुका है, हमें क्या बतानी है? जल के अणुओं की संख्या। अगर मुझे जल के अणुओं की संख्या बतानी है तो पहला काम है जल के मोल बताइए। जल के मोल क्या हो जाते हैं? जल का दिया गया भार अपॉन मोलर भार। ठीक है, दिया गया भार कितना है? 0.018 डिवाइडेड बाय मोलर भार कितना है जल का? 18, है ना? दिया गया भार है 0.018 और मोलर भार जल का कितना होता है? 18 है, तो सभी को पता है। तो यहां से मोल्स आ जाएंगे। अगर मोल्स आ जाएंगे तो देखना ध्यान से, 18 अपॉन ये 18 ऑलरेडी था इंटू 1000, तो इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर आ गया 10⁻³ मोल। जल के मोल कितने आ गए? 10⁻³ मोल। अगर जल के मोल आ गए तो जल के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? हम बोलेंगे मोल्स इनटू Na।
हम बोलेंगे मोल्स इंटू Na। अगर मोल्स इंटू Na हो जाएगा तो हम बोल देंगे 10⁻³ इंटू Na, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻20 अणु। तो जल की एक बूंद में जल के इतने अणु हैं। जल की एक बूंद में जल के कितने अणु हैं? इतने ज्यादा अणु हैं, देख पा रहे हो? एक बूंद कितनी सी होती है? एक बूंद मतलब 0.018 ml। तुम 1 ml को भी कुछ नहीं मानते हो एक्चुअली में, तो 0.018 कितना छोटा सा है, उसके अंदर भी देखो कितने सारे जल के अणु हैं। ठीक है, तो मोल की यही खासियत है कि बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके वो 1 मोल बोला करता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। सही है? पक्का जी? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और आया था पेपर के अंदर, एक क्वेश्चन और आया था पेपर के अंदर, ध्यान से देखना ये वाला। इसका आंसर देखते हैं कितने लोग बताते हैं। SO2 का वाष्प घनत्व, SO2 का वाष्प घनत्व CH4 के वाष्प घनत्व के सापेक्ष में, CH4 के वाष्प घनत्व के सापेक्ष में कितना होगा? SO2 का वाष्प घनत्व CH4 के वाष्प घनत्व के सापेक्ष में कितना होगा, हमको ये बताना है। प्लीज ध्यान से देखिए। सुमन चौधरी, बेटा अभी ये जो बैच आया है पहले इसमें तो अच्छे से पढ़ लो। अभी तो एक एक चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ, तुम अगली सीरीज की बात करने लग गए यार। है मतलब एक चीज आती है, अगली का इंतजार, अगली आ जाती है, उसके अगली का इंतजार। पढ़ना अपने को कहीं भी नहीं है शायद। तो जहां है, यहाँ पैसे लगा के बैच लिया है, इसको तो पढ़ लो भाई। फिर जब वो फ्री वाला बैच आएगा तो उसको भी पढ़ लेना, है ना। पर यहां तो अच्छे से चीजों को ग्रैब कर लो पहले, राइट? ठीक है। नहीं बेटा, रोज लाइव क्लास नहीं चलेगा। हमने सोचा आज कि एक बार बच्चों से आगे लाइव मिल लिया जाए, देखा जाए कि भाई बच्चों का क्या हाल है, बच्चों को क्या समझ में आ रहा है, क्या मुसीबतें आ रही है, तो उनको हैंड टू हैंड सॉल्व करेंगे। तो तुम्हें अच्छे से समझ आ रही है ना केमिस्ट्री, है ना? जिन बच्चों को अभी तक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती थी उनको अब तो नहीं आ रही ना, मूल कॉन्सेप्ट बन रहा है ना थोड़ा थोड़ा, राइट? तो देखना ध्यान से, SO2 का वाष्प घनत्व CH4 के वाष्प घनत्व के सापेक्ष में क्या होगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्लीज ध्यान से समझे बात को। हमसे बोला जा रहा है, ये सवाल कह रहा है ये कि SO2 का वाष्प घनत्व अपॉन CH4 का वाष्प घनत्व, हमसे ये पूछा जा रहा है बेटा। अब आपको एक बात पता है सिंपल सी, कि वाष्प घनत्व होता है मोलर मास बाय 2, मोलर मास बाय 2। तो SO2 का वाष्प घनत्व क्या हो जाएगा? SO2 का मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। और ऐसे ही CH4 का वाष्प घनत्व क्या हो जाएगा? CH4 का मोलर भार डिवाइडेड बाय 2। अगर ये हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां हम बोलेंगे SO2 का मोलर भार अपॉन CH4 का मोलर भार, बोल देंगे SO2 का मोलर भार अपॉन CH4 का मोलर भार। तो बस जो मोलर भार का अनुपात होगा वही वाष्प घनत्व का भी अनुपात होगा। तो आप ध्यान से देखें, SO2 का मोलर भार क्या हो जाएगा? सल्फर का भार होता है 32 और एक ही सल्फर है। ऑक्सीजन का भार होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है, डिवाइडेड बाय कार्बन का भार होता है 12, एक कार्बन है, पर हाइड्रोजन का भार होता है 1, 4 हाइड्रोजन है। तो हमने क्या बोला? 32 प्लस 32 वैल्यू हो गई 64, डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4 वैल्यू हो गई 16। आंसर आएगा 4, क्योंकि 16 4 जा 64। आंसर क्या आ जाएगा? 4। जल्दी से बताएं प्लीज, समझ में आया क्या? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कितने बच्चे ये कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, हमें सर सब कुछ समझ में आ रहा है। कितने बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमें सब समझ में आ रहा है, प्लीज बताइएगा। हाँ जी, यस, डन है क्या भाई? बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अगर हम आगे बात करना चाहते हैं तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। मैं यकीन 1 पॉइंट से हूं, 1.0 से ड्रॉपर फर्स्ट अटेम्प्ट है। बहुत अच्छी बात है ऐश्वर्या बेटा, अभी ध्यान से पढ़िए, ध्यान से चीजों को समझिए।
तो बेटा इस तरीके से ना मैंने वाष्प घनत्व का एक छोटा सा फंडा था जो समझ लिया। ठीक है श्रद्धा बेटा, क्या नहीं समझ आया ये बताएं, क्या नहीं समझ में आया वो बताएं। बस ये लिखने से नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या पल्ले नहीं पड़ा, तब हम उस चीज का इलाज करेंगे। ठीक है, अगर ये चीज हमको समझ में आती है तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगली चीज पे चलते हैं। और अगली चीज है हमारी आज की क्लास की हाईलाइट। अगली चीज है हमारी आज की क्लास की हाईलाइट। प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसे हम कहते हैं क्या? स्टोइकियोमेट्री। इसे हम कहते हैं बेटा स्टोइकियोमेट्री। बेटा ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट मैं शुरू कर रहा हूं। ठीक है, ये मैं बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूं, स्टोइकियोमेट्री। यहां पे केमिकल रिएक्शंस की बातें होंगी। अभी तक क्या हो रहा था, मैं एक अणु दे देता था, एक परमाणु दे देता था या एक आयन दे देता था और उसके अंदर तुम्हें डेटा देके मोल निकलवाने की कोशिश करता था। पर अब की बारी में क्या कर रहा हूं, स्टोइकियोमेट्री की बात कर रहा हूं। मतलब मैं केमिकल रिएक्शन दे दूंगा, आपको किसी एक चीज का डेटा पता होगा, किसी और चीज का डेटा आपसे पूछा जाएगा। सही है, तो इस बारे में चर्चा हमको करनी है। आइए चैट ऑफ करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं स्टोइकियोमेट्री की बात करता हूं तो हम बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट को केमिकल रिएक्शन में लगाने की कोशिश करेंगे। अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन कैसी होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसी होती है, हम बोलते हैं कि आपके रिएक्टेंट्स हैं लेफ्ट साइड में और रिएक्टेंट से आप किधर जाते हो, प्रोडक्ट की तरफ जाते हो राइट साइड में, है ना। आपके रिएक्टेंट्स है लेफ्ट साइड में जिसे हम कहते हैं अभिकर्मक, और राइट साइड में आपके प्रोडक्ट्स हैं जिसे हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है जी, आप अभिकर्मक से उत्पाद की तरफ जाते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। आपको यहां पे एक बात गौर से ध्यान रखनी है कि स्टोइकियोमेट्री से डील करते हुए आपकी केमिकल रिएक्शन जो है वो हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री से डील करते हुए जो आपकी केमिकल रिएक्शन है वो हमेशा ही बैलेंस्ड होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाएगी, आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने बोला कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभिक्रिया हमेशा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभिक्रिया हमेशा संतुलित रहनी चाहिए या संतुलित होनी चाहिए। ठीक है, अभिक्रिया हमेशा क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। बढ़िया बात है। अगर बैलेंस्ड होनी चाहिए तो अब हम यहां पे करते क्या है, प्लीज ध्यान से सुनना। हम आपको बताएं कि जो मोल हम डिस्कस करते हैं, अभी तक आप लोगों ने जो मोल की बातें करी है, आप लोगों ने अभी तक सिर्फ सैद्धांतिक मोल निकाले हैं। मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए, मोल ना दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सैद्धांतिक मोल, प्लीज ध्यान से देखिएगा, एक होते हैं सैद्धांतिक मोल, एक होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक मोल। हमारे पास जो मोल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सैद्धांतिक मोल, एक होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक मोल। ठीक है, सैद्धांतिक मोल और एक स्टोइकियोमेट्रिक मोल, इसे बोलते हैं एन थ्योरेटिकल। ठीक है, THEO, सैद्धांतिक को इंग्लिश में कहते हैं थियरिटिकल। और बेटा स्टोइकियोमेट्रिक मोल जो आपके नॉर्मल मोल आते हैं, यहां पे कैसे नॉर्मल आते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। बेटा सैद्धांतिक मोल तो वो है जो आप फॉर्मूला लगा के लगाते हो। ठीक है, दिया गया भार अपॉन मोलर भार, या फिर अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या अपॉन Na, या फिर आयतन अपॉन 22.4। कोई भी फॉर्मूला आप जब लगाते हो उससे जो मोल आते हैं कैलकुलेट होके वो कहलाते हैं सैद्धांतिक मोल। और स्टोइकियोमेट्रिक मोल क्या होते हैं, ऐसे मोल जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने पे आते हैं, ऐसे मोल जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने पे आते हैं। ठीक है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन वाले गुणांक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक मोल कहते हैं। और सैद्धांतिक मोल होते हैं जो आप नॉर्मल फॉर्मूले से निकालते हो।
ठीक है, तो स्टोइक्योमेट्रिक मोल आपको हमेशा दिख जाते हैं, सैद्धांतिक मोल आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, तो देखिएगा ध्यान से। अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे ये वाला, देखो मैंने एक रिएक्शन लिखी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बनाते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके क्या करते हैं? अमोनिया बनाते हैं, NH3। ध्यान से देखिएगा, यहां दो नाइट्रोजन है, यहां एक ही नाइट्रोजन है, तो आगे लग जाएगा दो। यहां दो तिया 6 हाइड्रोजन है, यहां दो ही हाइड्रोजन है, तो आगे लग जाएगा 3। सही है। सो N2 प्लस 3H2 इससे क्या बनता है? 2NH3। N2 प्लस 3H2 इससे क्या बनता है? 2NH3। तो आप देखिए, क्या N2 के आगे कुछ लिखा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप 1 मान लेंगे उसको। हाइड्रोजन के आगे कुछ लिखा हुआ है? हाँ जी, 3। और NH3 के आगे क्या लिखा हुआ है? 2। तो बेटा जी हम ये बोलेंगे कि ये जो आगे के गुणांक है ना, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या कहलाएंगे? स्टोइक्योमेट्रिक गुणांक। ये क्या कहलाएंगे? स्टोइक्योमेट्रिक गुणांक। मतलब हम बोलेंगे नाइट्रोजन का स्टोइक्योमेट्रिक मोल 1 है, हाइड्रोजन का स्टोइक्योमेट्रिक मोल 3 है, अमोनिया का स्टोइक्योमेट्रिक मोल 2 है। हम ये कहेंगे इस बात से कि भाई इस रिएक्शन को आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ क्रिया करके अमोनिया के 2 मोल बनाता है। हम इस तरीके से रिएक्शन से बात करते हैं। हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से क्रिया करके, नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से क्रिया करके अमोनिया के 2 मोल बनाता है। अमोनिया के 2 मोल बनाता है। प्लीज ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से क्रिया करके अमोनिया के 2 मोल बनाता है। ठीक है जी, बात समझ आती है? तो ये जो आगे के नंबर्स हैं 1, 3 या 2, ये क्या कहलाते हैं? स्टोइक्योमेट्रिक मोल कहलाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, स्टोइक्योमेट्रिक मोल जो है वो आपस में बात करते हैं। स्टोइक्योमेट्रिक मोल जो है वो आपस में बात करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूं आपके सामने, ये देखना ध्यान से। मैंने बोला H2 प्लस O2 गिव्स H2O। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? पहली चीज दिमाग में यह आनी चाहिए। तो यहां 2 हाइड्रोजन है, वहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 2 ऑक्सीजन है, वहां केवल 1 ऑक्सीजन है। तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन को तो बैलेंस करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करें? तो मैंने कहा अगर मैंने यहां हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया क्या? H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। प्लीज ध्यान से देखना। तो H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। ध्यान से देखो, तो यहां 2 हाइड्रोजन है दोस्त, वहां भी 2 हाइड्रोजन है। यह ऑक्सीजन कितनी हो गई? हाफ इंटू 2 यानी कि 1। वहां भी कितनी ऑक्सीजन है? 1। यानी कि H2 प्लस हाफ O2 से H2O बन रहा है। ये हमारे पास में हमने एक संतुलित अभिक्रिया बना ली। अगर कोई ये हाफ से कंफर्टेबल नहीं है, कोई बच्चा कहे सर ये मुझे तो हाफ नहीं समझ में आया, तो आप ऐसा कर दो, यहां 2 ऑक्सीजन है ना, तो यहां 2 लगा दो। ऐसा करने पे हाइड्रोजन 4 हो जाएगी, तो यहां भी 2 लगा दो। तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। अब आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। एक ही बात है। अगर ये समझ में आया तो हम यहां पे इस चीज को कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से क्रिया करके जल के 2 मोल बनाते हैं। हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से क्रिया करके जल के 2 मोल बनाते हैं। हम यहां पे इस चीज को क्या बोलेंगे? ध्यान से देखना, हम बोलेंगे हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से क्रिया करके, हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से क्रिया करके जल के 2 मोल बनाते हैं। जल के 2 मोल बनाते हैं।
हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से क्रिया करके जल के 2 मोल बनाते हैं। प्लीज ध्यान से देखिए, ये बात समझ में आ रही है क्या बेटा? स्टोइक्योमेट्रिक मोल बोलना समझ में आया क्या? कोई अगर बोले यहाँ पे हाइड्रोजन के स्टोइक्योमेट्री के कितने मोल हैं? 2 मोल। ऑक्सीजन के स्टोइक्योमेट्री के कितने मोल है? 1 मोल। H2O के स्टोइक्योमेट्री के कितने मोल है? 2 मोल। प्लीज ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है क्या? यस, हाँ जी, बताना भाई। समझ में आया? बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अगर यहां तक ये बात समझ में आती है कि भाई ऐसे ये रिएक्शन है और ऐसे ऊपर वाली रिएक्शन है, तो ये तो सिर्फ स्टोइक्योमेट्री की बात हुई। हाँ, अरुण यादव ने बिल्कुल सही बोला, केमिस्ट्री में 180 में से 180 लाएंगे हम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल लेके आएंगे बेटा, बस पढ़ते रहो। आगे सुनो मेरी बात। अगर आपको स्टोइक्योमेट्री लिंक करनी आ गई, अब सपोज करो मैं इस क्वेश्चन में ये कह देता कि मेरे पास कितना नाइट्रोजन है। लेट्स से मैं कह देता कि इस रिएक्शन में मेरे पास 14 ग्राम नाइट्रोजन है। सपोज करो अगर मैं ये कह देता, सपोज करो अगर मैं ये कह देता कि इस रिएक्शन में मेरे पास कितना ग्राम नाइट्रोजन है? 14 ग्राम नाइट्रोजन है। अगर मैं ये बोल देता ना कि मेरे पास 14 ग्राम नाइट्रोजन है, तो आप इस बात का मतलब क्या समझते कि बेटा नाइट्रोजन के स्टोइक्योमेट्रिक तो 1 मोल है, पर अगर आपको नाइट्रोजन के सैद्धांतिक मोल निकालने हैं, अगर आपको नाइट्रोजन के सैद्धांतिक मोल निकालने हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? नाइट्रोजन का दिया गया भार अपॉन नाइट्रोजन का मोलर भार, यानी कि 14 डिवाइडेड बाय 28, यानी कि आंसर आता 0.5 मोल। प्लीज बात को ध्यान से समझे, हम बोलते नाइट्रोजन के स्टोइक्योमेट्रिक मोल तो 1 है, पर अगर नाइट्रोजन के सैद्धांतिक मोल निकालने हैं तो वो कितने हैं? 0.5। बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता कि सैद्धांतिक मोल और स्टोइक्योमेट्रिक मोल सेम हो, अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। इनको यूज कैसे करना है मैं सिखाऊंगा। पर हां, अगर आपको डेटा दिया हुआ है तो उस डेटा से जो आप फॉर्मूला लगा के निकालते हो उसे तो कहते हैं सैद्धांतिक मोल, और रिएक्शन के संतुलन गुणांक जो है उनसे जो आप पुट करते हो वो आपके स्टोइक्योमेट्रिक मोल। इस बात को मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फिर हर क्वेश्चन में ये आएगा। अभी से समझ लो ताकि चीजें क्लियर हो जाए, अभी से समझ लो ताकि चीजें क्लियर रहे हमको। ठीक है, कि हमने बोला अगर डेटा दिया गया है उससे फॉर्मूला लगा के कुछ पुट हो रहा है तो वो सैद्धांतिक मोल है, और अगर संतुलित गुणांकों की वैल्यू से हम चेक करते हैं तो वो हमारे पास स्टोइक्योमेट्रिक मोल है। सही है जी, बढ़िया है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। यहां तक सब कुछ ठीक है, बढ़िया, ठीक। अगर ये समझ में आया तो अब क्वेश्चन कैसा आता है वो समझो। ये तो मैंने स्टोइक्योमेट्री का बेस समझाया, अब मैं क्वेश्चन बताता हूं, देखना ध्यान से। एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, यही N2H2NH3 वाली रिएक्शन ले लेते हैं। मैं आपके सामने इसको संतुलित करके ही लिख रहा हूं, ठीक है। सवाल कह रहा है यदि हमारे पास 14 ग्राम नाइट्रोजन है तो उससे कितना, दो चीजें पूछी है, अमोनिया के कितने मोल बनेंगे और अमोनिया का कितना भार बनेगा, कितना ग्राम बनेगा। दो सवाल है आपके पास। यदि मेरे पास नाइट्रोजन के 14 ग्राम है तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके कितना मोल अमोनिया बनेगा और कितना ग्राम अमोनिया बनेगा, दो चीजें आपसे पूछी हैं। तो बेटा मेरी एक लाइन को सुनना ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी रिएक्शन के सवाल हैं, जब भी स्टोइक्योमेट्री के सवाल हैं, आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, उसके बाद में जिसका डेटा दिया हो उसके मोल निकालो। अगर मोल दिए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो पहले मोल निकालो, सैद्धांतिक मोल। अब जिसका डेटा दिया हो, स्टेप नंबर 3, जिसका डेटा दिया हो और जिसका डेटा पूछा हो, ठीक है, जिसका डेटा दिया हो और जिसका डेटा पूछा हो, उन दोनों में पहले स्टोइक्योमेट्री को रिलेट करो और उससे सैद्धांतिक मोल को रिलेट करो। उन दोनों में पहले स्टोइक्योमेट्री को रिलेट करो, फिर सैद्धांतिक मोल को रिलेट करो यूनिटरी मेथड से। कैसे? देखो, रिएक्शन आपकी बैलेंस है, मैंने कहा जिसका भी डेटा दिया है पहले उसके सैद्धांतिक मोल निकाल दीजिए। तो यहां से आप नाइट्रोजन के सैद्धांतिक मोल निकाल सकते हैं, दिया गया भार अपॉन मोलर भार, मोलर भार हो गया 28, आंसर आ गया 0.5 मोल। आंसर क्या आ गया? 0.5 मोल। अब आप प्लीज ध्यान से देखना, हमें अमोनिया के बारे में कैलकुलेशन करनी है
यहां नाइट्रोजन के आगे 1 है, अमोनिया के आगे 2 है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं क्या कि रिएक्शन से ये समझ में आता है कि 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता है। 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता है, राइट। हमें यह समझ में आता है कि नाइट्रोजन के 1 मोल से अमोनिया के कितने मोल बनते हैं? 2 मोल। सही है, नाइट्रोजन के 1 मोल से अमोनिया के कितने मोल बनते हैं? 2। तो नाइट्रोजन के यहां कितने मोल है? 0.5। अगर नाइट्रोजन के 0.5 मोल है तो नाइट्रोजन के 0.5 मोल से अमोनिया के कितने मोल बनते हैं? इतने। और अगर इतने बनते हैं तो ये 2 × 0.5 कितना आंसर आ जाएगा? 1 मोल NH3। नाइट्रोजन के 0.5 मोल से अमोनिया के कितने मोल बनते हैं? 1 मोल। नाइट्रोजन के 0.5 मोल से अमोनिया के कितने मोल बनते हैं? 1 मोल। बात समझ आई? तो जो दिखता है वो नहीं होता। पहले मैंने दोनों की स्टोइक्योमेट्री रिलेट करी कि इसके 1 मोल पे इसका 2 मोल बनता है, फिर मैंने इसके सैद्धांतिक मोल निकाले। 1 मोल पे 2 मोल, तो 0.5 पे कितने मोल वो हमने देख लिया। ठीक है कि भाई ये आधा हुआ है तो ये भी आधा हो गया है, तो 1 मोल बन गए। तो अगर आपसे कोई आंसर पूछे कि अमोनिया के मोल कितने बनेंगे, तो आ गए 1 मोल। अब सेकंड पार्ट है अमोनिया का भार कितना होगा। सेकंड पार्ट है अमोनिया का भार कितना होगा। तो याद करो, आपको कई बार सिखाया था, वो वाई चार्ट भी सिखाया था। मोल का फॉर्मूला होता है दिया गया भार अपॉन मोलर भार। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है दिया गया भार क्या हो जाएगा? मोल इंटू मोलर भार। दिया गया भार क्या हो जाएगा? मोल इंटू मोलर भार। तो अगर दिया गया भार हमें कैलकुलेट करना है तो मोल इंटू मोलर भार हो जाएगा। हम बोलेंगे अमोनिया का दिया गया भार कितना हो जाएगा? अमोनिया के मोल इंटू अमोनिया का मोलर भार। अमोनिया के मोल है 1 इंटू अमोनिया का मोलर भार होता है 17, तो हम बोलेंगे 17 ग्राम। अमोनिया का भार कितना हो जाएगा? 17 ग्राम। ठीक है, तो अमोनिया के मोल तो हो गए 1 मोल और अमोनिया का भार कितना हो गया? 17 ग्राम। देखना ध्यान से बेटा, ये बात समझ में आई क्या? प्लीज मुझे बताइए, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहला स्टेप रिएक्शन को बैलेंस किया, दूसरा स्टेप सैद्धांतिक मोल निकाले जिसका भी डेटा दिया था उसके, तीसरा स्टेप जिसका डेटा दिया हो और जिसका डेटा पूछा हो उन दोनों में स्टोइक्योमेट्री को रिलेट किया और उसके बाद में यूनिटरी मेथड से सैद्धांतिक मोल को रिलेट किया। बताइए भाई, आंसर समझ में आया क्या? कैसे किया, समझ में आया क्या? भार तो मोल इंटू मोलर भार होता है, ये तो हम कई बार डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, हम तो वाई चार्ट भी बना चुके हैं, तो इसमें तो खास मसला होना नहीं चाहिए। तो जल्दी से बताइए, क्या ऐसा सवाल अगर मैं आपको दूं तो अब आप लोग अगला सवाल कर पाएंगे क्या? क्या ठीक ऐसा सवाल अगर मैं आपको दूं तो अब आप लोग ऐसा सवाल कर पाओगे क्या? भाई सच सच बताना, सच सच बताना। समझ आया क्या? पक्का? ठीक है, अगला सवाल आपको दे दूं तो पहली चीज आपको यह बतानी है कि रिएक्शन बैलेंस कैसे करोगे, है ना। कोई भी सवाल देख के पहला स्टेप होता है रिएक्शन को बैलेंस करो, दूसरा स्टेप होता है उसकी कैलकुलेशन करो, तीसरा स्टेप होता है आंसर निकालो। ठीक है, गोविंद सिंह बहुत बढ़िया बेटा, जिस भी बात से आप हो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पर यस, यहां पे ध्यान से समझे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमने बोला ये है, क्या है अगला सवाल? ध्यान से देखना। मैंने बोला CaCO3 गर्म करने पर CaO प्लस CO2 गैस में विघटित होता है। CaCO3 सॉलिड गर्म करने पर CaO सॉलिड और CO2 गैस में विघटित होता है। सवाल ये कह रहा है कि यदि मेरे पास 25 ग्राम CaCO3 है तो फाइंड करें। क्या फाइंड करें? 3 पार्ट्स। क्या है 3 पार्ट्स? एक एक करके देखना। पहला पार्ट, CO2 के कितने मोल बनेंगे 25 ग्राम CaCO3 के विघटन से। दूसरी बात, CO2 का भार कितना बनेगा। और तीसरी बात, क्योंकि ये गैस है तो आप मुझे बताइए CO2 का STP पर आयतन कितना बनेगा। CO2 का STP पर आयतन कितना बनेगा? जल्दी से ट्राई करना तो क्वेश्चन, जल्दी से अपनी तरफ से ट्राई करो क्वेश्चन। पहला स्टेप है रिएक्शन को बैलेंस करो। अगर रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो जिसका डेटा दिया है उसके सैद्धांतिक मोल निकालो।
तीसरा स्टेप है जिसका डेटा दिया हो और जिसका डेटा पूछा हो, पहले उन दोनों में स्टोइक्योमेट्री को रिलेट करें, फिर उनमें सैद्धांतिक मोल को रिलेट करें, हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। यस, प्लीज बात को ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, प्लीज बात को ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। यस, करो भाई, ट्राई करो। हाँ जी, समझ आएगा भाई? चलिए आइए दिखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहला काम था रिएक्शन को बैलेंस करना। तो यहां एक कैल्शियम है, या एक कैल्शियम, या एक कार्बन है, या एक कार्बन, या 3 ऑक्सीजन है, इस साइड भी 3 ऑक्सीजन। तो रिएक्शन पहले से संतुलित है। अगर पूरी रिएक्शन ऑलरेडी संतुलित है तो अब हम बात करते हैं मोल निकालने की CaCO3 के। तो मैंने बोला उसके लिए मुझे CaCO3 का मोलर भार भी चाहिए होगा। तो कैल्शियम का भार है 40, कार्बन है 12, ऑक्सीजन है 16 और 3 ऑक्सीजन है हमारे पास। तो आंसर आ गया 100 ग्राम पर मोल। आंसर आ गया 100 ग्राम पर मोल। दिया गया भार है 25 ग्राम और मोलर भार है 100 ग्राम। अगर ऐसा है तो आप देख सकते हैं क्या चीज कि पहला काम हमारा होगा CaCO3 के सैद्धांतिक मोल निकालना, दिया गया भार अपॉन मोलर भार। आंसर आ जाएगा 1/4 मोल, यानी कि 0.25 मोल। CaCO3 के कितने मोल आ जाएंगे? 0.25 मोल। देख सकते हैं क्या ये बात? बढ़िया। कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल आ गए? 0.25 मोल। अब आगे सुनिएगा, हमने बोला कि अब मुझे डेटा CO2 का निकालना है। तो पहले मैंने स्टोइक्योमेट्री को लिंक किया। तो मैंने बोला 1 मोल CaCO3 से कितना मोल CO2 बने? 1 मोल CO2 बने, है ना? 1 मोल CaCO3 से कितना मोल CO2 बने? 1 मोल CO2 बने, राइट? अगर इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है तो मेरे पास CaCO3 के कितने मोल है? 0.25। तो मेरे पास क्योंकि इसके 0.25 मोल है तो इससे CO2 का कितना मोल बनेगा? 0.25 मोल CO2 का बनेगा। 1 मोल से 1 मोल तो मोल्स आ गए 0.25। बहुत सारे बच्चों ने निकाल भी दिया है, बहुत खुशी की बात है। अगर CO2 के मोल्स आ गए तो CO2 का भार नहीं निकल सकता क्या? अगर CO2 के मोल्स आ गए तो CO2 का भार नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मोल्स को मोलर भार से मल्टीप्लाई कर दो। CO2 का मोलर भार होता है 44। CO2 का मोलर भार होता है 44। तो हमने बोला मोल्स आ गए 0.25 इंटू 44। इसे सॉल्व करोगे आंसर आएगा 11 ग्राम। अच्छा, आंसर क्या आएगा? 11 ग्राम। प्लीज ध्यान से देखें, इससे आंसर क्या आएगा? 11 ग्राम CO2, राइट? 1/4 इंटू 44, आंसर आएगा 11 ग्राम CO2। तो CO2 के मोल्स आ गए 1/4, CO2 का भार आ गया 11 ग्राम। यहां तक सब कुछ ठीक है? बढ़िया। आखिरी पार्ट पे चलते हैं। आखिरी पार्ट क्या कह रहा है? CO2 क्योंकि गैस है तो उसका STP पर आयतन बता दो। तो वो तो बहुत आसान है, हमें पता ही है क्या कि भाई CO2 के मोल क्या हो जाएंगे? CO2 का जितना भी आयतन है डिवाइडेड बाय 22.4। तो हमने बोला CO2 का आयतन हो जाएगा STP पर जितने भी मोल्स हैं इंटू 22.4। आंसर आएगा 5.6 लीटर एट STP। आंसर आएगा 5.6 लीटर एट STP। प्लीज ध्यान से देखे, कोई दिक्कत है तो बताएं। प्लीज ध्यान से देखे,
कोई दिक्कत है तो बताएं। यस, देख लो ध्यान से। CO2 का आयतन आ गया 5.6 लीटर्स। समझ में आई क्या बात? क्लियर है? तो कितने बच्चों को स्टोइक्योमेट्री का ये पूरा फंडा अच्छे से समझ आ गया? जल्दी से मुझे पोल में बताएं। ऑनेस्टली मुझे पोल में बताएं, कितने बच्चे अब ऐसे हैं कि सर हम इस तरीके का कोई भी सवाल खुद भी कर सकते हैं? जल्दी से बताना, जल्दी से बताना। यस, ट्राई करो और बताओ भाई। हाँ जी, जल्दी 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 बताएं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पहले जो 5% बच्चे थे जिनको नहीं समझ आ रहा था, आई गेस वो नंबर अब बढ़ा होगा, उन बच्चों को अब थोड़ा बेटर समझ में आने लगा होगा। जल्दी से बताइए, फिर और सवाल करेंगे और प्रोफाइल्स पे जाएंगे। प्लीज ध्यान से देखें। ठीक है जी, बढ़िया। चेक करेंगे आप। तो 91.67% बच्चे कह रहे हैं हमें अच्छे से समझ आ गया। जो 8% बच्चे कह रहे हैं कि नहीं समझ आया, बेटा प्लीज चीजों को ध्यान से सुने और एक बार समझने की कोशिश करें कि प्रॉब्लम आ कहां रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा प्रिसिशन के साथ चल रहे हैं, है ना? तो कहां प्रॉब्लम आ रही है वो बताइएगा। ठीक है, प्रॉब्लम भी तुम लोग नहीं बता रहे हो तो फिर ये क्यों हो रहा है ऐसा, है ना? जिनके पास पोल नहीं आ रहा उनकी बात अलग है, बाकी जिनके पास आ गया उनके लिए हमने बात कर ली। ठीक, चलिए बहुत सही। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्लीज ध्यान से देखना। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट लाता हूं। मैंने बोला Na सॉलिड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाता है। ठीक है, ये सवाल कह रहा है बताओ, अब थोड़ा उल्टा दिया हुआ है, 29.25 ग्राम NaCl बनने के लिए कितना क्लोरीन यूज हुआ होगा? कितने मोल क्लोरीन यूज हुआ होगा या कितना ग्राम क्लोरीन यूज हुआ होगा? अभी तक हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते थे, अब हम उल्टा करके देख रहे हैं। बात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन बैलेंस होगी, सेम वही स्टेप्स होंगे, पर इस बार ये आपको डेटा प्रोडक्ट का दिया हुआ है और रिएक्टेंट का पूछा है। ठीक है, डेटा दिया हुआ प्रोडक्ट का है और पूछा गया रिएक्टेंट का है। तो प्लीज ध्यान से देखिए, सवाल कह रहा है कि सोडियम धातु क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करके NaCl बनाता है। अब अगर ये मैं लैंग्वेज में लिखूं ना कि सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया कर रहा है, तो बहुत सारे बच्चे ये लिख देंगे। तो प्लीज इस चीज को समझें, क्लोरीन जो है वो नेचर में Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो आपको Cl2 लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में रहती है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में रहता है, फास्फोरस P4 की फॉर्म में रहता है। तो आपको हमेशा हर किसी की वो अवस्था लिखनी होती है जिसमें वो नेचर में रहते हैं। ठीक है, तो सवाल कह रहा है सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाती है, यदि इतना ग्राम NaCl बनता है तो बताओ कितने Cl2 ने क्रिया करके बनाया होगा या कितने ग्राम Cl2 ने क्रिया करा होगा? मोल और मास दोनों बताना है। ट्राई करना प्लीज, ट्राई करिए प्लीज और बताइए कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, करें डिस्कस या कर रहे हो तुम लोग? क्या हो गया भैया, करो यार, ट्राई करो ट्राई करो। हाँ जी, करिए भाई, ट्राई करके देखिए।
चलिए डिस्कस करें क्या? आइए करते हैं डिस्कस। पहला स्टेप होता है रिएक्शन को बैलेंस करना। पहला स्टेप क्या होता है? रिएक्शन को बैलेंस करना। अगर पहला स्टेप रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आप देखें यहां 2 क्लोरीन है, यहां एक ही क्लोरीन है, तो यहां 2 लगा दिया। उसकी वजह से सोडियम के आगे भी 2 लग गया, तो यहां भी 2 लगा दिया। तो हमने बोला 2Na प्लस Cl2 गिव्स 2NaCl, है ना? एक सेकेंड, ये चैट को क्या हुआ है? 2Na प्लस Cl2 गिव्स 2NaCl, राइट? अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो पहला स्टेप था मैंने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। दूसरा स्टेप है कि जिसका डेटा दिया हुआ है उसके सैद्धांतिक मोल निकाल दिए। अगर सैद्धांतिक मोल निकालने हैं तो बेटा जी हम बोलेंगे NaCl के मोल हो जाएंगे दिया गया भार अपॉन मोलर भार। मोलर भार क्या हो जाएगा? 58.5, है ना? सोडियम 23 हो गया और क्लोरीन 35.5 हो गया, तो 23 प्लस 35.5 आंसर हो जाएगा 58.5। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इससे ये कटता है 1/2, तो आंसर आ जाएगा 0.5 मोल। आंसर क्या आ जाएगा? 0.5 मोल। NaCl के कितने मोल आ गए? 0.5। आगे बढ़ते हैं, हमें कैलकुलेशन किसकी करनी है? क्लोरीन की। अगर क्लोरीन की कैलकुलेशन करनी है तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा कि 2 मोल NaCl से 1 मोल क्लोरीन बनता है। मतलब उल्टा बोल रहा हूं मैं, 2 मोल NaCl कितने क्लोरीन से क्रिया करके बनता है? 1 मोल क्लोरीन से क्रिया करके बनता है। प्लीज ध्यान से देखिएगा, 2 मोल NaCl कितने मोल क्लोरीन से क्रिया करके बनता है? 1 मोल से, है ना? बस जिसका डेटा पता है और जिसका दिया हुआ है, जिसका दिया हुआ है और जिसका निकालना है, उनमें मैंने पहले स्टोइक्योमेट्री को रिलेट किया। अब अगर 2 मोल से 1 मोल क्रिया करता है 2 मोल बनाने के लिए, तो 1 मोल इसका बनाने के लिए क्लोरीन का कितना मोल क्रिया करेगा? आधा मोल, राइट? NaCl का 1 मोल बनाने के लिए क्लोरीन का कितना मोल क्रिया करेगा? आधा मोल। अगर आधा मोल क्रिया करेगा तो हमारे पास वास्तविकता में कितने मोल है? 0.5 मोल। हम बोलेंगे NaCl का 0.5 मोल बनाने के लिए क्लोरीन का कितना मोल क्रिया करेगा? इतना। यानी कि क्लोरीन के कितने मोल हैं? 1/4 मोल। 0.25 मोल। ये आ गए क्लोरीन के मोल आपके पास। ये आ गए आपके पास में क्या? क्लोरीन के मोल। प्लीज ध्यान से देखिए, क्लोरीन के मोल आ गए कि भाई 0.5 मोल बनाने के लिए क्लोरीन के कितने मोल क्रिया कर रहे हैं? 0.25। एंड दूसरी बात, हमसे मास पूछा है, तो बेटा जी Cl2 का मास कितना हो जाएगा? जितने मोल हैं इंटू मोलर मास। मोलर मास हो जाएगा 71, आंसर आ जाएगा 71 इंटू 1/4, यानी कि 4 1 जा 4, 3 1, 4 7 जा 28, 3 0, 4 7 जा 28, 2 0, 4 5 जा 20, 7.75 ग्राम, 17.75 ग्राम। प्लीज ध्यान से देखिए, 17.75 ग्राम, ये हमारा आंसर आ गया। कुछ बच्चे 1/2 आंसर दे रहे हैं, 1/2 नहीं आएगा, 1/4 आएगा बेटा। ध्यान से देखो, 1/2 नहीं आएगा, 1/4 आएगा। प्लीज ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। यहां तक की चीजें समझ में आई क्या? यहां तक की बातें समझ में आई क्या? कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो बताएं प्लीज। यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या कि भाई हमने क्लोरीन के कितने मोल बनाए और क्लोरीन का कितना भार बनाया? ये समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत है तो बताओ। सही है भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हम आते हैं, ये तो हमने जनरल बातें कर ली। अब मैं आपको बताता हूं कितने तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं यहां पे। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करने सिखाए हैं, ये है टाइप 1। ठीक है, ये क्या है? टाइप 1 है, सिंपल तरीके के प्रॉब्लम है। अगले टाइप का सवाल देखिए, अगले टाइप का सवाल क्या है? दहन वाली अभिक्रियाएं। हम बोलेंगे टाइप 2। जो अभी तक मैंने आपको सिखाया वो पूरा का पूरा टाइप 1 था। ये जो मैंने क्वेश्चन करने शुरू करे ना, ये क्या थे? टाइप 1। कि भाई एक का डेटा दिया जाएगा, एक का डेटा पूछा जाएगा और आप इस पे काम कर लेंगे। रिएक्शन आपको दे देता है और आप क्वेश्चन कर लेते हो। अब हम बात करते हैं टाइप 2 के बारे में। यदि हम टाइप 2 के बारे में बात करें तो टाइप 2 में हमारे पास जो अभिक्रिया आ रही है बेटा, उसे कहते हैं दहन की अभिक्रियाएं। इसे हम क्या कहते हैं?
दहन की अभिक्रियाएं। प्लीज इस बात को ध्यान से सुने, कहीं पे भी अगर आपको कहा जा रहा है दहन हो रहा है, किसी भी ईंधन का, किसी भी हाइड्रोकार्बन का, अगर किसी भी चीज का दहन हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि उस चीज को ऑक्सीजन से क्रिया करवाया जा रहा है और उससे CO2 और H2O बनाया जा रहा है। सिंपल सी बात है। दहन की अभिक्रिया का क्या मतलब है कि उस चीज को वायु से, मतलब ऑक्सीजन से, मतलब एयर से क्रिया करवाया जा रहा है और इससे CO2 और वाटर बनाया जा रहा है। कभी भी दहन की अभिक्रिया आपको कोई बोले तो यही होती है ना, बहुत ही उत्सर्जन वाली अभिक्रिया होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, बहुत हीट इसमें रिलीज होती है, बट ये फिक्स है। अब तुमसे कोई एल्केन का दहन करवा दे, एल्कीन का दहन करवा दे, एल्काइन का दहन करवा दे, कुछ भी करवा दे, आप यही करेंगे हमेशा। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। अब आपको वो क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं लिख के देगा, वो आपको लैंग्वेज बोलेगा कि मीथेन का दहन करने पर कितने ग्राम CO2 बनेगी। तो हमें पहली बात रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए कि किसी भी चीज का दहन हो CO2 और वाटर ही बनता है। हम रिएक्शन लिखेंगे, उसे बैलेंस करेंगे, फिर वही मोल कॉन्सेप्ट नॉर्मल लगाएंगे जो अभी तक लगा रहे थे। जैसे अगर मैंने आपको क्वेश्चन बोला तो मैंने ये कहा, सवाल देखना मेरा क्या था, सवाल ये है 15 ग्राम एथेन के 15 ग्राम एथेन के दहन करने पर 15 ग्राम एथेन के दहन करने पर कितने ग्राम CO2 तथा कितने मोल जल बनेगा। कितने ग्राम CO2 तथा कितने मोल जल बनेगा, ये हमको बताना है, ये हमको बताना है। प्लीज ध्यान से बात को समझे, प्लीज ध्यान से बात को समझे। 15 ग्राम एथेन के दहन करने पर कितने ग्राम CO2 तथा कितने मोल जल बनेगा। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। आपको बोल रहा है एथेन का दहन, तो सबसे पहली बात आपको एथेन का सूत्र पता होना चाहिए। तो ये एक एल्केन है, एल्केन होते हैं CnH2n+2, है ना, और उसमें एथ आता है जब 2 नंबर वाली बात आती है। अरुण बेटा लिमिटिंग रिएजेंट अगली क्लास में आएगा, अभी नहीं आ रहा, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनना, हम यहां पे क्या करेंगे, हमने बोला 15 ग्राम एथेन का दहन कराना है, तो प्लीज बात को ध्यान से समझें। हम बोलेंगे एथेन, इसका सूत्र होता है C2H6। हमें यह पता होना चाहिए, यह आपको 10वीं क्लास से पता होता है, आप 10वीं क्लास में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ के आते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर एथेन है तो इसका दहन हो रहा है, तो पहले इसके दहन की अभिक्रिया लिख देते हैं। तो हमने बोला C2H6 है, अगर ये दहन करेगा तो दहन करके हमारा बनेगा CO2 और साथ में बनेगा H2O, ठीक है। यहां कितने कार्बन है, 2, तो यहां 2 लग जाएगा। यहां कितने हाइड्रोजन है, 6, तो यहां 3 लग जाएगा। 2 दूनी 4 और 3 7, 7 ऑक्सीजन है, यहां केवल 2 ही है, तो बेटा जी इसके लिए मैंने लगा दिया 7/2। आई गेस अब ये स्टेप आपको समझ आएगा कि यहां कितने ऑक्सीजन थे, 2 2 4, 4 और 3 7। अगर 7 ऑक्सीजन थे, यहां केवल 2 ऑक्सीजन है, तो आगे 7/2 लगा दिया, क्योंकि 7/2 इंटू 2 करोगे तो आंसर 7 आ जाएगा। 7/2 इंटू 2 करोगे तो आंसर 7 आ जाएगा। बात सही है, ये रिएक्शन समझ में आई क्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। ये है लिक्विड, ये है गैस, बाकी दोनों भी क्या है, गैस। आई गेस यहां तक सब चीजें क्लियर है, आई गेस यहां तक सब चीजें क्लियर है। प्लीज देखिएगा, बढ़िया, ठीक है जी। अगर ये हमको समझ में आता है, अगली चीज सुनना मेरी ध्यान से। 15 ग्राम एथेन है, कितना है, 15 ग्राम इथेन है, तो बेटा पहला काम है, आपको इसका डेटा दिया हुआ है 15 ग्राम, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है इसका भार बताइए, आपसे पूछा गया है इसका भार बताइए, इसके मोल बताइए। ये 2 चीजें पूछी है ना, कितने ग्राम CO2 और कितने मोल जल बनेगा। अब मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश करना, मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश करना। पहला काम हमें क्या करना होता है, जिसका डेटा दिया हो और जिसका डेटा पूछा हो, उन दोनों में क्या करोगे, स्टोइकियोमेट्री का रिलेशन बनाओगे, फिर आगे बात करोगे।
पर उन सबसे पहले भी जरूरी है एथेन के सैद्धांतिक मोल निकालना। अगर सैद्धांतिक मोल निकालने हैं तो दिया गया भार अपॉन मूलर भार अगर हम करते हैं तो हम बोलेंगे C2H6 के मोल कितने हो जाएंगे, दिया गया भार अपॉन मूलर भार, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, तो आंसर आएगा 1/2 मोल। यानी कि एथेन के कितने मोल आएंगे, 0.5 मोल। एथेन के कितने मोल आएंगे, 0.5 मोल। देखो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताओ। बढ़िया। अगर एथेन के मोल समझ आ गए तो CO2 और वाटर के बारे में बात करनी है। H2O के मोल ही निकालने, तो पहले मोल निकाल देते हैं। क्या मोल निकालेंगे, ध्यान से देखना। हम बोलेंगे 1 मोल एथेन से कितने मोल जल बन रहा है, 3 मोल। आप रिएक्शन को चेक करें, इथेन के 1 मोल से जल कितना बन रहा है, 3 मोल। इथेन के 1 मोल से जल कितना बन रहा है, 3 मोल। अगर 1 मोल इथेन से 3 मोल जल बन रहा है तो 0.5 मोल इथेन से कितना जल बनेगा, 3 इंटू 0.5 मोल। यानी कि आंसर आएगा 1.5 मोल वाटर। यानी कि आंसर आएगा 1.5 मोल वाटर। ठीक है, 0.5 मोल इथेन से H2O कितना बनेगा, 1.5 मोल। बढ़िया है, 0.5 मोल एथेन से H2O कितना बनेगा, 1.5 मोल। इसी तरीके से अगर हमने CO2 के बारे में बात करी तो प्लीज ध्यान से देखना। हमने बोला 1 मोल एथेन से आपके पास 2 मोल CO2 बनता है। 1 मोल एथेन से आपके पास 2 मोल CO2 बनता है, तो 0.5 मोल एथेन से आपके पास कितना मोल CO2 बनेगा, 2 इंटू 0.5 मोल। यानी कि 1 मोल CO2 बनेगा। कितना CO2 बनेगा, 1 मोल। अगर CO2 1 मोल बनेगा तो हमें तो CO2 का भार बताना है ना, तो CO2 का भार क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर भार। और भैया ये आ जाएगा कितना, 1 मोल CO2 है तो 1 इंटू 44, आंसर आ जाएगा 44 ग्राम। आंसर क्या आ जाएगा, 44 ग्राम CO2, है ना। कितना ग्राम CO2 हो गया है, 44 ग्राम CO2 हो गया है। प्लीज ध्यान से देखें, CO2 का भार और H2O के मोल दोनों चीजें समझ आई क्या, CO2 का भार और H2O के मोल दोनों चीजें समझ में आई क्या, यस। CO2 का भार और H2O के मोल दोनों चीजें समझ में आई क्या, हाँ जी। देखो ध्यान से, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी है तो बताओ। डन है, कर लेंगे इस टाइप के सवाल। तो एथेन में ऐसे सवाल आते हैं जो हमने देखे, मतलब कंबशन में ऐसे सवाल आते हैं जो हमने करके देखे। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। यस, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। हाँ जी, आगे बढ़े क्या, आगे चले क्या, चलिए भाई आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है अगला सवाल, ध्यान से देखिएगा। सवाल कह रहा है ये, कितने ग्राम प्रोपेन के, कितने ग्राम प्रोपेन के दहन करने पर, कितने ग्राम प्रोपेन के दहन करने पर एसटीपी का 11.2 लीटर CO2 गैस बनेगी। एसटीपी की 11.2 लीटर CO2 गैस बनेगी, ये क्वेश्चन है। प्लीज ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, प्लीज ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। कितने ग्राम प्रोपेन के दहन करने पर एसटीपी की 11.2 लीटर CO2 बनेगी, ये हमको बताना है। ट्राई करके देखिए प्लीज, ट्राई करके देखिए प्लीज, कैसे करोगे ये वाला सवाल।
हाँ भाई, प्लीज ट्राई करना इस सवाल को। हाँ भाई, बताओ भाई, समझ में आ रहा है क्या? देखना ध्यान से। करें डिस्कस? करेंगे डिस्कस भाई? चलिए, अगर ये चीज है, अगर ये चीज है, तो आइए ध्यान से डिस्कस करते हैं। कितने ग्राम प्रोपेन के दहन करने पर एसटीपी पर CO2 11.2 लीटर बनेगी? ठीक है, एसटीपी पर CO2 11.2 लीटर बनेगी। तो पहला काम है प्रोपेन का दहन करना। अगर मैं प्रोपेन का दहन करता हूं तो मेरे पास हो गया C3H8। अगर मैं इसका दहन कर रहा हूं तो ऑब्वियसली रिएक्शन तो यही है कि CO2 प्लस वाटर बनता है। रिएक्शन तो यही होगी कि CO2 प्लस वाटर बनता है। पर अब इसको बैलेंस कर देते हैं। यहां 3 कार्बन है तो यहां 3 लगा दिया, यहां 8 हाइड्रोजन है तो यहां 4 लगा दिया, 3 दूनी 6 और 4 10 है तो यहां 5 लगा दिया। ये चीज समझ में आ रही है क्या रिएक्शन? अगर ये रिएक्शन आपको समझ में आ रही है तो मैंने क्या किया, एसटीपी पर CO2 का 11.2 लीटर बनता है, तो हमारे पास ये है 11.2 लीटर बन रहा है, वो भी एसटीपी पर। मुझसे पूछा जा रहा है प्रोपेन के कितने ग्राम का दहन होगा, मुझसे इसका मास पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेप था सही रिएक्शन लिखना, दूसरा स्टेप था रिएक्शन को बैलेंस करना। पहला स्टेप था सही रिएक्शन लिखना, दूसरा स्टेप था रिएक्शन को बैलेंस करना। अगर रिएक्शन को बैलेंस करना मेरा दूसरा स्टेप था तो प्लीज ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हम बोलेंगे इसका डेटा पता है और इसका डेटा निकालना है, तो पहले यहां मोल निकाल दो, क्योंकि हमें मोल मोल खेलना आता है। तो अगर एसटीपी पे आयतन पता हो और मोल निकालने हो तो 22.4 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाता है 1/2 यानी कि 0.5 मोल। CO2 के मोल्स कितने आ गए? 0.5। अब देखना ध्यान से, इसके 3 मोल पे इसके कितने मोल क्रिया कर रहे हैं? इसके 3 मोल बनाने के लिए 1 मोल। तो हम बोल रहे हैं कि 3 मोल CO2 बनाने के लिए प्रोपेन के कितने मोल क्रिया कर रहे हैं? 1 मोल। 3 मोल CO2 बनाने के लिए प्रोपेन के कितने मोल क्रिया कर रहे हैं? 1 मोल। अगर प्रोपेन के 1 मोल क्रिया कर रहे हैं, 3 मोल के लिए 1 मोल कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे 1 मोल CO2 बनाने के लिए प्रोपेन के कितने मोल क्रिया कर रहे हैं? 1/3 मोल, है ना। प्रोपेन के कितने मोल क्रिया कर रहे हैं? 1/3 मोल। तो 0.5 मोल CO2 बनाने के लिए प्रोपेन के कितने मोल क्रिया करेंगे? ये होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/6 मोल प्रोपेन। आंसर क्या आ जाएगा? 1/6 मोल प्रोपेन। मोल समझ में आ गए क्या? अगर मोल समझ में आ गए तो अब हम मास भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मोल्स इनटू मोलर भार। राइट, पहले देख लो, 3 मोल पे 1 मोल, तो 1 पे 1/3, तो हाफ पे 1/6, 1/6 मोल आ गए। अब अगर आपको मास निकालना है तो वैल्यू हो जाएगी मोल इनटू मोलर भार। मोलर भार हो गए, 3 कार्बन है तो 12 3 36, 8 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, तो 8 का 8 ग्राम।
तो हमने बोल लिया 36 और 8 हो गए 44, तो वैल्यू हो गई 44/6, यानी कि 6 7 जा 42, ठीक है, 2 0 है, 6 3 जा 18, 7.33 ग्राम। और कुछ बच्चे ऑलरेडी चैट में आंसर दे भी रहे थे। हमारे जो टॉम क्रूज साहब हैं उन्होंने आंसर ऑलरेडी दे भी दिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही। ठीक है क्या? सही है जी। ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास आंसर आ गया 7.33 ग्राम। अगर आंसर आ गया 7.33 ग्राम तो इसी के साथ में हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। तो आप देखिए ध्यान से, मैंने आप लोगों से क्या क्या डिस्कस किया। मैंने आपसे स्टोइक्योमेट्री का नॉर्मल टाइप डिस्कस किया, मैंने आपसे स्टोइक्योमेट्री के दहन की अभिक्रिया डिस्कस करी। ठीक है, अब हम एक और सवाल करते हैं। प्लीज ध्यान से देखिएगा, जिसमें हम मिश्रण को शामिल करेंगे। जिसमें हम किसको शामिल करेंगे? मिश्रण को शामिल करेंगे। है तो दहन की अभिक्रिया ही, पर मिश्रण से आएगी। प्लीज गौर से देखना। टाइप 3, मिश्रण वाली अभिक्रियाएं। प्लीज गौर से देखें, मिश्रण वाली अभिक्रियाएं कैसे करेंगे? मिश्रण वाली अभिक्रियाएं एक बार ध्यान से देखिएगा। हम बोलेंगे, एक क्वेश्चन से ही समझते हैं इसको। अगर सवाल से समझना है तो सवाल कुछ ये कह रहा है, इथेन प्लस ब्यूटेन के, इथेन प्लस ब्यूटेन के 4 मोल मिश्रण को, इथेन प्लस ब्यूटेन के 4 मोल मिश्रण को गर्म करने पर इथेन प्लस ब्यूटेन के 4 मोल मिश्रण को गर्म करने पर 10 मोल CO2 बनती है। तो इथेन के ओरिजिनल मोल कितने होंगे? तो इथेन के ओरिजिनल मोल कितने होंगे, ये हमको जानना है। प्लीज ध्यान से देखना, इथेन प्लस ब्यूटेन के 4 मोल मिश्रण को गर्म करने पर, मतलब दहन करने पर, कितनी मोल CO2 निकल रही है? 10 मोल। गर्म अगर सही नहीं लग रहा है तो हम यहां पे दहन लिख देते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। इथेन प्लस ब्यूटेन के 4 मोल मिश्रण के दहन करने पर 10 मोल CO2 बनती है। तो बताइए इथेन के ओरिजिनल मोल कितने होंगे? ठीक है, आइए भाई इस बात पे ध्यान देते हैं। अगर हम इस बात पे ध्यान दें तो आप चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करें। हमारे पास इथेन है C2H6 और हमारे पास ब्यूटेन होता है C4H10। अगर मैंने दोनों का दहन करवाया तो हमारे पास यहां बन जाएगा CO2 और वाटर, और यहां भी बन जाएगा CO2 और वाटर, राइट। अगर यहां 2 कार्बन है तो यहां 2, अगर यहां 6 हाइड्रोजन है तो यहां 3, 2 दूनी 4 और 3 7, 7/2। यहां 4 कार्बन है तो यहां 4, यहां 10 हाइड्रोजन है तो यहां 5, 4 दूनी 8 और 5 13, ये वैल्यू हो जाएगी 13/2। है ना? ये भी चीज समझ आती है, ये भी चीज समझ में आती है, हमने बैलेंस कर लिया। अब आप प्लीज ध्यान से बात को समझो। आपको पूरे मिश्रण के 4 मोल दिए हैं, तो पहली बात तो हमेशा अलग अलग रिएक्शन लिखा करो। और टोटल मोल आपके पास 4 है, तो मैंने बोला ये हो गया x मोल और ये हो गया 4 - x मोल। प्लीज बात को ध्यान से समझे। मेरे पास मिश्रण के टोटल कितने मोल हैं? 4 मोल। अगर टोटल मोल 4 है तो 4 है, सॉरी 4 नहीं 4 है, तो मैंने क्या बोला कि भाई ये x है तो इसको 4 - x मान लो। ये स्टेप समझ आना चाहिए जब भी मिश्रण का सवाल है। ये नहीं एक ही लाइन में रिएक्शन लिख दी, दोनों को अलग अलग दहन की अभिक्रिया बनाओ। बना दी। अब आप ध्यान से देखें, 1 मोल पे 2 मोल CO2 बन रहा है, तो x मोल पे CO2 के कितने मोल बन जाएंगे? 2x। इस बात से सब अग्री करते हैं
कि भाई इसके 1 मोल पे इसका 2 मोल बन रहा है तो x मोल पे इसके 2x बन जाएंगे। इसी तरह इसके 1 मोल पे इसका 4 मोल बन रहा है तो इसके 4 माइनस एक्स पे इसके कितने मोल बन जाएंगे? 4 टाइम 4 माइनस एक्स। प्लीज देखना ध्यान से, ये हो गए 2x मोल और ये हो गए 4 टाइम्स 4 माइनस एक्स। 4 टाइम्स 4 माइनस एक्स। प्लीज बात को गौर से देखें, समझें, कोई दिक्कत है तो बताएं। हाँ जी, ये है 2x मोल, ये है 4 टाइम्स 4 माइनस एक्स। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं ये कह सकता हूं, क्या हमने अपनी मर्जी से सवाल बनाया तो हो सकता है आंसर कुछ ऊपर नीचे आ गए, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मैंने अपने मन से सवाल बना के लिखवाया है तो मुझे ये पता चल रहा है कि CO2 के टोटल मोल कितने आ रहे हैं। CO2 के कुल मोल कितने आ रहे हैं? 2x प्लस 4 टाइम्स 4 माइनस एक्स। 2x प्लस 4 टाइम 4 माइनस एक्स। और इसकी संख्या आपको सवाल ने कितनी दे रखी है? 10। सवाल ने कितनी दे रखी है वैल्यू? 10। देख रहे हो, CO2 के टोटल मोल क्वेश्चन ने कितने मोल रखे हैं? 10 मोल। अगर ऐसा है तो आप देखिए ध्यान से, हम यहां पे अगर सॉल्व करें तो वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 4x और इसकी वैल्यू है 10। तो हम बोलेंगे 10 उधर चला जाए, उधर चला जाए, तो 16 माइनस 10 ये हो जाएगा 4x माइनस 2x। तो हम बोल देंगे 6 इज इक्वल टू 2x। तो x का मान आ जाएगा 3 मोल। अगर x का मान आ जाएगा 3 मोल, यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा एथेन के कितने मोल हो गए? 3 मोल। इसका मतलब एथेन के हो गए 3 मोल। और अगर एथेन के 3 मोल हो गए तो दूसरा है ब्यूटेन। ब्यूटेन के कितने मोल हो जाएंगे दोस्त? 1 मोल, क्योंकि टोटल तो आपके पास 4 है। टोटल आपके पास में कितने हैं? 4 है। अगर एथेन के मोल हो गए 3 तो ब्यूटेन के कितने हो जाएंगे? 1। राइट? तो इस तरीके से हमने देख लिया कि 4 मोल मिश्रण को दहन करने पर अगर ऐसा हो रहा है तो हमने पहले मिश्रण में अलग अलग अभिक्रियाएं लिखी, फिर टोटल चीज के मोल निकाले स्टोइकियोमेट्री से, उसको टोटल के बराबर करा, एक्स का मान निकाला, क्वेश्चन को सॉल्व करा। प्लीज ध्यान से देखें, समझ में आया क्या यहां तक? डन है? बढ़िया। तो बेटा जी, इस तरीके से हमने आज स्टोइकियोमेट्री की कुछ कुछ प्रोफाइल कवर करी। इसी चीज को अगले लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे, बट वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। आज मैं एक बार आप लोगों सबसे लाइव इंटरेक्शन करना चाह रहा था, इसलिए मैंने लाइव क्लास रखी है ना। कुछ बच्चों का मॉड्यूल को लेके डाउट है, तो बेटा देखो, मॉड्यूल आप PW स्टोर से ले लीजिए, ठीक है। उसके अंदर आपको प्रिसाइज सवाल मिल जाएंगे। MTG वगैरह में क्या होता है, शुरुआत में बहुत आसान आसान सवाल आते हैं। शुरुआत के 50 सवाल जो आएंगे वो बहुत ईजी आएंगे। अब तुम्हें आदत होगी 50 ही करने की, तो तुम बस वही 50 करके बैठ जाओगे, तुमसे वो सारे बन जाएंगे, तुम्हें लगेगा तुम्हें चैप्टर बढ़िया से आ गया। MTG वगैरह में क्या प्रॉब्लम होती है, अरिहंत की MTG की जो बुक्स आती है उसमें शुरुआत के सवाल बड़े आसान आते हैं, बाद में अच्छे सवाल शुरू होते हैं, तो वो बाद तक तो अपन वेट ही नहीं करते। हाँ, अगर आप में ये पेशेंस है कि आप ये सोच रहे हो कि आप जितने सवाल है सारे लगाओगे, तब आप उन बुक्स को यूज करो, बट वो आप मुझसे लिखित में ले लो, आप नहीं करोगे। 50 सवाल लगा के बच्चा अपने आप को डॉन समझने लग जाता है कि बस मैंने बढ़िया कर दिया, ठीक है। हाँ, आप ये कह रहे हो कि इसके साथ में मॉड्यूल कौन सा होगा, तो वो आप PW स्टोर पे डाल के देखिएगा, इस बैच के रेलेवेंट मॉड्यूल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं मिलते हैं तो आप यकीन वाले बैच के मॉड्यूल ले सकते हैं, ठीक है। यकीन वाले बैच के मॉड्यूल ले लीजिए, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। या इस बैच के अगर पर्टिकुलरली मॉड्यूल डिजाइंड है तो आप वो देख लेंगे, आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चा? चलिए, तो अपना ध्यान रखिए सभी लोग, है ना। बहुत 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 ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, अच्छे से पढ़ो, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।